हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मिशन एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म में, जहां पर हम आगामी लेखपाल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। और यहां पर एनसीईआरटी बेस्ड सभी जीके के सभी पोर्शन को, जो कि एनसीईआरटी से संबंधित है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और उसी के क्रम में ये संविधान का आज एक दूसरा अध्याय चालू हो रहा है, जो कि है न्यायपालिका। इसके पहले हमने संसद से संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्व किया था और उसका पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राफ चैनल पर अपलोड भी कर दिया है। तो आप सभी को यहाँ पर सिर्फ क्लास लेनी है और पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड हुए लिंक पे जाना है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ऐड करना है। वहाँ पर आपको सारी चीज़ों का जो है पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और आज हम देखेंगे न्यायपालिका के पोर्शन को, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है न्यायपालिका। और ये थोड़ा बड़ा भी था, लेकिन फिर भी हमने आज 70 प्रश्नों की एक श्रृंखला ली है और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ले करके और उसको सॉल्व करके और इसको सिर्फ जल्दी से जल्दी हम लोग ख़त्म करें, क्योंकि ये लंबा अध्याय है। फिर भी इसको मैंने इसलिए 70 प्रश्न लिए हैं ताकि जल्दी से ख़त्म हो सके। और इसको कोशिश यही है कि 2 क्लास में ही ख़त्म करना है। पहली क्लास आज है, अगला क्लास कल होगी। और आप सभी को अगर क्लास पसंद आए तो इसके पहले की भी सारी क्लासेस देखिए और बताइए कि क्या कैसे है, और सब्सक्राइब और लाइक भी करना ना भूलिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाते हुए। जैसे कि हमने यहाँ पर थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि ये सभी चीज़ों के लिए आगामी लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ जैसी सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि सभी आयोगों ने एकदम स्पष्टतया बोल दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही चीज़ों को पूछेंगे। तो चलिए समय बिल्कुल भी नहीं गंवाएंगे और सीधे शुरू करेंगे न्यायपालिका का पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, अर्थात न्यायिक पुनरीक्षण किस पर आधारित है? तो न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। और ये जो भारतीय संविधान में जो है न्यायिक पुनरीक्षण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर स्थापित है, अर्थात ये विधि द्वारा स्थापित होता है। तो ये प्रश्न ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम और उच्च न्यायालय किसी प्राधिकारी द्वारा मूलाधिकारों के उल्लंघन के निर्णय या आदेश का भी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं, अर्थात उसको दोबारा से देख सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थित है जबलपुर में। और आप सभी से आग्रह है कि एक प्रश्न है, जो भी इस क्लास को देखेंगे तो वो, चूँकि यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ पूछी गई है, तो आप हमको बताइए कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है और उसकी खंडपीठ कहाँ पर स्थित है। आप सभी से ये प्रश्न है, आप सभी कमेंट में करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? क्या पता कि ये आगामी प्रश्नों में आ ही जाए जो हमने प्रश्न पूछा है, लेकिन आप सभी फिर भी बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पर प्रश्न 3 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 की तरफ देखते हैं। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कानून बनाना, कानून का निष्पादन करना, कानून का न्याय निर्णयन करना, कानून को लागू करना। तो सिर्फ और सिर्फ कानून का न्याय निर्णयन करना ही न्यायपालिका का कार्य है। कानून बनाना, ये सब चीज़ें जो है इनका काम नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालयों की, ये देखिए आ गया ना लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल करता है। और ऐसा किस संविधान में है?
संविधान 233 के खंड 1 में है कि कोई भी अगर जिला है तो वहाँ के जिला न्यायालयों के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उस राज्य के संबंधित राज्यपाल करेगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 6 पे चलेंगे। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम, तो प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम क्या है। इसमें जो है कमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पहले का कमेंट मतलब पहले के प्रश्न हैं, कमेंट से सॉरी। इसमें दिए गए ऑप्शन से भारत के वर्तमान पूछा जाएगा, तो इन सब लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान न्यायमूर्ति पूछा गया है, तो वर्तमान न्यायमूर्ति हैं मुख्य न्यायाधीश, 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत है। ठीक है, 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत। ठीक है, अब इसमें सूर्यकांत नहीं लिखा पाएगा, आप सभी इसको देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 पर देखेंगे, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। 7वें में देखेंगे, तो वकील के रूप में काम करने की अनुमति कहाँ पर नहीं होती है? उच्च न्यायालय से के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कहाँ पर जो है वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है? तो यहाँ उच्च न्यायालय में जिससे वह उस हाई कोर्ट में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है वहाँ पर उसको वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। और प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, निम्नलिखित में से मिलान करना है। संघ राज्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उच्च न्यायालय है, अर्थात कौन सा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। और कि पांडिचेरी का हाई कोर्ट कहाँ पर है, अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ पर है, ये पूछा गया है प्रश्न संख्या 8 में। तो आइए देखते हैं, पांडिचेरी का हाई कोर्ट कहाँ पर है? मद्रास में पड़ जाएगा। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हाई कोर्ट कहाँ पर पड़ेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाई कोर्ट कलकत्ता में है। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट ही यहाँ से शासित होता है। लक्षद्वीप का कहाँ पे आएगा? लक्षद्वीप का जो है हाई कोर्ट केरल, यहाँ केरल द्वारा शासित होता है लक्षद्वीप। और दमन और दीव जो है वो बम्बई हाई कोर्ट द्वारा शासित होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? अर्थात कौन सा मामला ऐसा था जहां पर हाईकोर्ट ने ये प्रावधान किया था कि मौलिक अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर हैं और उनको वरीयता प्रदान की गई थी? तो ये है हमारा गोलकनाथ का मामला था। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य एक मामला आया था 1967 में, और उसी में ऐसा प्रावधान किया गया था उच्च न्यायालय के द्वारा। प्रश्न संख्या 10वीं पे आते हैं, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 की ओर चलेंगे हम लोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो वो हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा संसद के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि वह सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत तथा समर्थित समावेदन संसद के प्रत्येक सदन के उस सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा ही वो हटाया जा सकता है। आइए प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 में है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? अर्थात वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है,
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। वह आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, ये भी होना चाहिए। अर्हता अनिवार्य नहीं है, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? एक प्रतिष्ठा, ये सब चीजें होनी चाहिए। सिर्फ आयु से संबंधित उसका ऐसा कुछ नहीं है कि वो 35 वर्ष से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक हमारी न्यायपालिका है, क्योंकि न्यायपालिका से संबंधित ये है भाई। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? अभी अभी इसके पहले ही हमने ये प्रश्न पढ़ा था, तो लेकिन ये प्रश्न नहीं था, वो शायद उच्च न्यायालय का था। तो ये भारत के किसी भी न्यायालय में, अगर ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से है तो उच्चतम न्यायालय उसको कहेंगे। तो वहां से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को किसी भी भारतीय न्यायालय में वकालत करने की लिए अनुमति नहीं मिलती है, और ऐसा अनुच्छेद 124 के खंड 7 में कहा गया है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो MS फातिमा बीबी थी उच्चतम न्यायालय की, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। वर्ष 1989 में उन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। उसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय की अन्य सभी न्यायाधीश भी हैं। आइए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। भारतीय संविधान, ये पूछा जा सकता है कब थी? तो 1989 में, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो संविधान के अनुच्छेद 323A अधिकरण जो है संबंधी उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अर्थात कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय को में चुनौती दी जा सकती है, अनुच्छेद 323A के तहत, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? उच्चतम न्यायालय में 30 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। आइए प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसे है? तो राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार उच्च न्यायालय को है, और ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 में है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचन संबंधी समस्त विवादों के निपटारे की शक्ति उच्च न्यायालयों में निहित है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को छोड़ करके सभी निर्वाचन संबंधी जो है विवादों का निर्णय करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन का यहाँ पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? वो ऐसी कौन सी रिट है? तो वो है परमादेश, ठीक है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा रखा है। आप सभी लोग जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। परमादेश की मांग ऐसे किसी भी सरकारी प्राधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो अपने
लोक या सांविधिक कर्तव्य का दायित्व के पालन में चूक या इनकार करता है। तो आइए प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे भारित किए जाते हैं? तो ये भारित किए जाते हैं भारत की संचित निधि से इन्हें दिया जाता है। बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे भाई, अभी 70 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। प्रश्न संख्या 22, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ठीक है, सर्वप्रथम 1997 में भरत कुमार के परीक्षा बनाम केरल राज्य, एक मामला आया था 1997 में। भरत कुमार के परीक्षा बनाम केरल राज्य, उसमें केरल उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया था, जिसका कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें केरल ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। आइए प्रश्न संख्या 23 की तरफ चलते हैं। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? और संघीय अदालत की स्थापना पहले जब हम लोगों ने जो है संवैधानिक काल का विकास पढ़ा था, जब एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही थी तब भी हमने इसको पढ़ा था, और उसके बाद एनसीईआरटी की शुरुआती क्लासेस में भी हमने इसको बहुत पढ़ा था। और यहाँ पर लगभग सभी को मालूम होगा कि ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय अदालत की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग जो है इसे लघु संविधान कहते हैं, संविधान का इसी का ऋणी है ऐसा कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं इसलिए बहुत बार बताना उचित नहीं है, क्योंकि अभी 70 क्वेश्चन है आ गए। निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? अर्थात वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी रह चुका है और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे वो कौन है महापुरुष? तो वो हो जाएंगे के.एस. हेगड़े। ठीक है, न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों के पदों को सुशोभित कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या प्राप्त है? भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। मूल अधिकार का तो ये यही संरक्षण करता है, ये हम सभी को पता है। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र है, अपीलीय और परामर्शदायी, तो ये सभी चीजें इनको प्राप्त है। ठीक है, एक चीज कोई नहीं, सभी चीज मूल अधिकार, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र सभी इसको प्राप्त है। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक पूछा गया है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक के रूप में जो है राज्यसभा के अध्यक्ष को स्वीकार किया गया है। बट राज्यसभा का अभिरक्षक कैसे होगा इसमें? यहाँ पर ये प्रश्न नहीं होगा। भारतीय संविधान का अभिरक्षक पूछा गया, तो संविधान का प्रहरी अर्थात संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया गया है, तो मुझे भारत का मुख्य न्यायाधीश है। प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? निर्णय विधि कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय अर्थात ना कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है हाई कोर्ट की। विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। ठीक है, 29वां प्रश्न पे आज आते हैं हम लोग। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? सबसे पहले ही प्रश्न में हमने देखा था कि न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। तो न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। प्रश्न संख्या 30। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, अर्थात राष्ट्रपति तो करता ही है, राज्यसभा के अनुमोदित किए जाने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका क्या आशय है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, प्रश्न चिन्ह, ठीक है, अर्थात वही एक अंतिम निर्णय होता है। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सही है? प्रश्न संख्या 33 देखें, 32 है ये। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे, ऐसा नहीं है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, ये सही है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो है कि यहाँ पर ये तो सही था, ये भी सही हो जाएगा। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है, तो यहाँ पर प्रश्न ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। और इसका अभी मैं विवरण देने के विषय नहीं, क्योंकि हमें बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब हम लोग दोबारा से एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चालू करेंगे उसमें देखेंगे ये सब चीज़ें आर के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी हमारा लेखपाल है और लेखपाल में इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हमारा कर्सर सही से काम नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इंदिरा साहनी अर्थात इसमें वाद है और उसमें जो निर्णय लिए गए थे उसको पहचानना है कि क्या ये निर्णय सही है या नहीं है। ये भी देखिए आर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये लेखपाल के लिए हो सकता है कि पूछ लें, क्योंकि भाई NCERT है, कुछ भी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये नहीं पूछा जाएगा, वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, ये तो पक्का ही है। इंदिरा साहनी विवाद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, ये सही है। विशाखावाद है। अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, ये भी सही है। मेनका गांधी विवाद के तहत 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, बिल्कुल सही है। और बेला बनर्जी वाद, विदेश यात्रा का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता, ये कुछ विभाग, यही गलत हो जाएगा, यही त्रुटिपूर्ण है, तो अर्थात यहाँ पर डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। स्वप्रेरण पर, अर्थात व्यापक लोकहित के किसी विषय में, बिल्कुल भी नहीं। यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तभी बिल्कुल देता है, और यही हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा इसके पहले बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आई होंगी उनको आप इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा आवाज़ के लिए माफ़ी है, और अब आपको आवाज़ एकदम सही आएगी। आइए प्रश्न संख्या 36 की तरफ चलते हैं। TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। TDSAT क्या है भाई? टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एवं अपीलेट ट्रिब्यूनल, TDSAT। इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में हुई थी। 1997 के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम में 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था दूरसंचार क्षेत्र में किसी भी विवाद का न्यायिक समाधान करना है, और इसके निर्णयों के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है, ठीक है। केवल
अंतिम अपील ये जो है केवल सुप्रीम कोर्ट होगा यहाँ पर। आइए प्रश्न संख्या 37 की तरफ चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? प्रश्न संख्या 37 में पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जाते हैं, अर्थात संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या होती है 4 होती है। 4 जो है अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं उसमें। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है? इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, लेकिन हमने इसको विवरण नहीं दिया था, लेकिन इसमें आ जाएगा। तो वो चौथी महिला सदस्य हैं जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा हैं, जिनको 2010 में भारत के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? इसको तो भी आगे पहले के प्रश्न में हमने देखा था कि कम से कम वो 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, और मूल अधिकारों का भी संरक्षक यही है। प्रश्न संख्या 43 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने में सक्षम बनाते हैं? इसको हमने भी अभी भी पढ़ा था, इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका था। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, और इसी में ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्देशक तत्वों के आधार से जो है उसके अपेक्षा में मूल अधिकार को वरीयता दी थी। इसमें दूसरे शब्दों में वही पूछा गया है। ठीक है। और इसीलिए एनसीईआरटी इतनी जरूरी है, क्योंकि इसके शब्द ये घुमा घुमा करके जो पूछता है यही जरूरी है। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में क्या सही है? ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार बिल्कुल है। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को, ये तो नहीं है क्योंकि पहला सही हो गया, तो सिर्फ पहला ही सही है। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज पूछा गया है। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अभी हमने देखा था कि 5 होनी चाहिए। एक जो है मेन होते हैं और 4 अन्य उच्च न्यायाधीश होते हैं। इस सबको मिलाकर के 5 होती है। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 46 पर चलते हैं। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन करता है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। प्रश्न संख्या 47 पर आते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई को कहीं अन्य स्थान पर भेजे जाने का निर्देश केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है। और ऐसा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 139 के खंड का में है। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर राष्ट्रपति को जो है परामर्श लेने का अधिकार है। प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? अर्थात उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो है संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है। ये अधिकार जो है उच्च न्यायालयों में अगर पूछा जाएगा, उच्चतम न्यायालय का पूछेगा तो संसद के पास है, और अगर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का पूछा जाएगा
कर्सर सही से काम नहीं करता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। अगर हाई कोर्ट का पूछा जाएगा तो वहां पर राष्ट्रपति को ये अधिकार है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो वो संसद को प्राप्त है। आइए प्रश्न संख्या 50 की ओर चलते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। न्यायालय को क्या क्या अधिकार? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना बिल्कुल है, और क्योंकि सिर्फ एक ही पूछा है तो यही सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 के लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी। 2008 के लिए पूछा गया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट हो भी सकता है, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कब पूछा जाए। तो जजों की संख्या 30 होगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पूछा गया है, तो कब हटाए जा सकते हैं? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के बाद। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 25 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और इसे अब बढ़ा करके शायद से 30 कर दिया गया है, और इसको आप क्लियर कर लेना, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको बढ़ा करके 30 कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 54 पे चलेंगे। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसके पहले भी ये आ चुका है दूसरे शब्दों में, इसलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति वी.आर. अय्यर नहीं थे। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका पीआईएल के प्रयोजकों में से एक माने जाते हैं। ये सही है, तो यहाँ पर केवल 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? ये अभी भी पूछा गया था ना इसके पहले ही, कि किसी भी न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहीं पे भी वकालत नहीं कर सकते हैं। 57वां देखेंगे। लोकहितवाद या मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। लोकहितवाद या मुकदमे की संकल्पना अर्थात कहाँ से लिया गया? सीधी सीधी बात ये है, तो वो लिया गया है यूएसए से लिया गया है, या उसका उद्गम करता यूएसए है। 58वां प्रश्न। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 59। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ये सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, ये तो संसद द्वारा हटाया जाता है। तीसरा विषय। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित, बिल्कुल सही है। और भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां भारत सरकार, ये भी नहीं है, तो 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायालय के एक कर्सर ने बहुत परेशान किया। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? इसके पहले हम लोग 60 को एक बार फिर से देख लेंगे भाई, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है हमें। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों एड हॉक जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है।
तो न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम नहीं होता है। किस प्रकार से, इसका विवरण देख लेंगे। संविधान के अनुच्छेद 127 के खंड 1 के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गण पूर्ति पर्याप्त न हो, अर्थात कोरम पर्याप्त न हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। ठीक है, अब एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आएंगे प्रश्न संख्या 61 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 का ए हो जाएगा एकदम। अब हमें जल्दी जल्दी से चलना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। यह एक मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। क्या भाई? सर्वोच्च न्यायालय केवल सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ इसके तो पहले भी आ चुका है। आइए प्रश्न संख्या 63 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सही नहीं है पूछा गया, तो ये तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है। हम सभी 63वें प्रश्न पे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, और डी भी सही है। आइए प्रश्न संख्या 64 पे देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में पूछा जा रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन पूछ रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है। राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यही हो जाएगा हमारा प्रश्न सही ऑप्शन। 65 प्रश्न देखेंगे। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे होता है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार अंतिम अधिकार होता है हमारे सर्वोच्च न्यायालय को। इसी संविधान का प्रहरी भी कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 66 की ओर बढ़ते हैं और आज की क्लास की समाप्ति की ओर भी। प्रश्न संख्या 66 के अंदर है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है क्योंकि भाई ये न्यायपालिका से संबंधित है, इसलिए हम सभी को पता है कि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश ही ऐसा शपथ लेंगे। लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये न्यायपालिका का चैप्टर है, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पता होगा। ठीक है, भारत में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत कहाँ से स्रोत है, अर्थात मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत क्या है? न्यायिक व्याख्या। ठीक है, न्यायिक व्याख्या किस केस में किया गया था? केशवानंद भारती बनाम संघ के केस में ऐसी न्यायिक व्याख्या की गई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 68, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो प्रश्न संख्या 68 में हो जाएगा अनुच्छेद 137। प्रश्न संख्या 69 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया था? अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था, तो आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं मुझे, और मुझे नहीं पता है लेकिन मैं बता सकती हूँ भाई। 68 में ये जाएगा 69 का। लेकिन मैं आप सभी को ये प्रश्न आप सभी से पूछूंगी कि अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? बहुत ही आसान प्रश्न है, मूल अधिकार में भी हमने देखा है, इसलिए हम बताएंगे नहीं। कोई भी अगर मेरा वीडियो देखेगा तो वो ये प्रश्न मुझे जरूर बताएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में।
उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? ठीक है, सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी तो बनी थी 1973 में आया था केशवानंद बनाम भारती बनाम उच्च न्यायालय। ठीक है, सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ बनाई गई थी, जबकि दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ कहाँ पर बनाई गई थी? तो ये थी गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में, जो कि 1967 में आया था। और इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और पीडीएफ की चिंता कोई बिल्कुल मत करिए, आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सभी पीडीएफ क्रमवार मिलेंगे आपको। बस अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप सभी को सिर्फ और सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना, और इसके पहले की वीडियोस भी देखना है, सभी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर आ जाएंगी। और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद, जय श्री राम।